हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सिंह यज्ञ विद्या के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग टेस्ट 6 का एक्सप्लेनेशन लेके आए थे। आज हम लोग टेस्ट 7 का एक्सप्लेनेशन तब ज्योग्राफी के प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है झारखंड। झारखंड प्रश्न के अनुसार झारखंड से क्या होता है, कर्क रेखा गुजरती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। यह भी अपने आप में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। किन किन राज्यों से, जल्दी से देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से क्या होता है, कर्क रेखा गुजरती है, जो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप हमारे चैनल यज्ञ विद्या को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप अपने कमेंट्स दीजिए। आप जब कमेंट देंगे तो हम लोग के अंदर जो भी कमी होगी उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपने सुझाव दीजिए और आप प्ले स्टोर में जाकर हमारे यज्ञ विद्या ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, जिससे आप हमारी कक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सके। अभी हम लोग 10 बजे जो टेस्ट सीट कंडक्ट कराते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अभी हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास लेके आने वाले हैं। फिर बजट सत्र, बजट खास करके बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का क्लास लेके आने वाले हैं। आपको उसमें आने वाली 69 बीपीएससी का जो एग्जाम है उसके लिए काफी फायदा होगा। दोस्त, हम लोग ये जो यज्ञ विद्या ऐप है, हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आप लोगों को इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और आप लोग इसमें अपना सहयोग दीजिए। और आप तो जुड़िए ही, अपने और दोस्तों को भी इसमें जुड़िए, जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, या भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा होती है। तो इसका उत्तर है 5 राज्यों की। भारत के 5 राज्यों की जो सीमा है बांग्लादेश से मिलती है। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। आप एक यही भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है। आप जान लीजिए, बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश की सीमा भूटान से नहीं लगती है। नहीं लगती है का क्या कह रहा है, इस देश की जो सीमा है वह भूटान से नहीं लगती है। तो इसका उत्तर है नागालैंड। नागालैंड की जो सीमा है वह भूटान से नहीं लगती है। तो पूछा जाए कि नागालैंड की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो नागालैंड की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। म्यांमार के साथ लगती है नागालैंड की सीमा। अब हम लोग देखते हैं कि भूटान से भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। एक प्रश्न आपको यही ये भी मिल जाएगा। तो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर जो है वो भारत भूटान के साथ सीमा साझा करता है। और भारत के जो 4 प्रदेश हैं जिनकी सीमा भूटान से लगती है, वो चारों जान लीजिए, जो परीक्षा में पूछा जाता है। वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा किससे आपको लगती है, भूटान से लगती है। अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रदेश की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक है। क्या पा रहा है, प्रश्न के अनुसार इसमें से कौन सा राज्य है, भारतीय राज्य, जिसकी तट रेखा, समुद्री तट रेखा सबसे ज्यादा है। तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। वैसे हम लोग देख लेते हैं कि भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा रेखा सबसे ज्यादा समुद्र से लगती है, तो वह है गुजरात। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात जो राज्य है इसकी समुद्री रेखा सबसे ज्यादा लगती है। उसके बाद से कौन सा है आप जान लीजिए। 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, 3 नंबर पे तमिलनाडु आता है और 4 नंबर पे महाराष्ट्र का नंबर आता है, जिसकी तट रेखा सबसे ज्यादा है। आप जान लीजिए, क्योंकि यह परीक्षा में यहाँ से भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए गुजरात न पूछ देगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, प्रश्न के अनुसार सबसे भारत का छोटा राज्य कौन सा है। तो इसका उत्तर है सिक्किम।
प्रश्न के अनुसार सिक्किम इसमें जो दिया गया है राज्य, उसमें सिक्किम जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। वैसे अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका कितना क्षेत्रफल है? 3702 वर्ग किलोमीटर। 3702 वर्ग किलोमीटर गोवा का क्षेत्रफल है, जो अपने आप में एक प्रश्न है जो पूछा जाता है परीक्षा में। यह सबसे छोटा राज्य है, लेकिन प्रश्न के अनुसार सिक्किम को हम लोग यहाँ सबसे छोटा माने हैं। उसका क्षेत्रफल कितना है? 7096 किलोमीटर। 7096 किलोमीटर सिक्किम का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार किस प्रदेश में है? प्रश्न समझिए कि आर्कियन क्रम का जो चट्टान है वो भारत के किन राज्यों में इनका विस्तार है? तो इसको हम लोग जानते हैं। प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर हो जाए एक से अधिक राज्यों में। तो हम लोग देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जहां ये आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। तो आप जान लीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार अर्थात झारखंड, और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग जो है, जिनका निर्माण किससे हुआ है? आर्कियन चट्टानों से हुआ है। अगला प्रश्न पर जाने से पहले आप हमारे चैनल यज्ञ विद्या को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्ले स्टोर में जाकर आप हमारे ऐप यज्ञ विद्या को डाउनलोड कीजिए और आप हमारे कक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। आप हमारे टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए जो 10 बजे हम लोग लेते हैं, जिससे आपको 69 बीपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के किस क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक धात्विक खनिज, क्या कह रहा है? सर्वाधिक धात्विक खनिज किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें सबसे ज्यादा धात्विक खनिज पाया जाता है। देखिए, उसे तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक नहीं पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में कुडप्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, लेकिन हम प्रश्न में दिए हैं सर्वाधिक। अगर सर्वाधिक शब्द जुड़ा हुआ है तो इसका उत्तर हो जाएगा धारवाड़ क्रम। तो हम लोग देख लेते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। भारत का जितना महत्वपूर्ण खनिज है, चाहे वो सोना हुआ, मैग्नीज हुआ, लोहा हुआ, तांबा हुआ, टंगस्टन हुआ, जस्ता हुआ, सब क्या है? सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? भारत में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं वह कहाँ पाई जाती हैं? प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर है उपरोक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पाई जाते हैं गोंडवाना क्रम की, इनका चट्टानों का निर्माण कहाँ कहाँ हुआ है। तो दामोदर वैली, राजमहल, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, उसकी सहायक नदियों की घाटियों, कच्छ, काठियावाड़, पश्चिम बंगाल, सोन घाटी और वर्धा घाटियों में इन चट्टानों का सर्वोत्तर रूप दिखाई देता है। किसका? गोंडवाना क्रम के चट्टानों का। तो यहाँ से भी मान लीजिए, अभी तो हम लोग जिसमें सोन और दामोदर दिए हैं, हो सकता है उसके जगह पे आपसे पूछ दिया जाए महानदी या राजमहल का क्षेत्र। तो आप इस प्रश्न को जानने से पहले एक्सप्लेनेशन जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग का निर्माण किस महाकल्प में हुआ है? उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण किस महाकल्प में हुआ है? तो यह है नियोजोइक महाकल्प में। नियोजोइक महाकल्प में उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। देखिए, उत्तर का जो विशाल मैदानी भाग है यह सबसे नवीन भूखंड है। यह सबसे उत्तर भारत नवीन भूखंड है। इसका निर्माण कब हुआ है? हिमालय की उत्पत्ति के बाद हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति के बाद उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, जो नियोजोइक कल्प में हुआ है। अब यही से प्रश्न मान लीजिए नियोजोइक कल्प न दे दे तो आप जान लीजिए कि नियोजोइक कल्प के प्लेस्टोसिन या होलोसिन कल्प में हुआ है। तो मान लीजिए नियोजोइक न दे के प्लेस्टोसिन भी देता है तो ये भी उत्तर हो जाएगा, या होलोसिन कल्प देता है तो ये भी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ध्यान दीजिएगा यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ट्रांस हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? ट्रांस हिमालय का बाहरी हिमालय है, उसके किस श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर
स्थित है। देखिए यहाँ कंफ्यूजन आपको होगा, क्योंकि यहाँ काराकोरम श्रेणी में दिया है, लद्दाख श्रेणी दिया है और जास्कर श्रेणी दिया है। हम लोग सभी लोग यही जानते हैं कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो कहाँ है, लेह लद्दाख में स्थित है, लेकिन वो स्थित कहाँ पे है, तो काराकोरम श्रेणी में है, लद्दाख की श्रेणी में नहीं स्थित है, वह है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कौन? सियाचिन ग्लेशियर। अब इसी के साथ हम लोग ये जान लेते हैं कि वह जो आपको एक काराकोरम श्रेणी में कहाँ स्थित है, किस घाटी में, ये भी परीक्षा में पूछता है। तो नुब्रा घाटी में, काराकोरम की नुब्रा घाटी में यह स्थित है सियाचिन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है, तो ये जान लीजिए 76.44 किलोमीटर, 76.44 किलोमीटर जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई है। अगला प्रश्न है, हिल स्टेशन डलहौजी किस हिमालय श्रेणी का भाग है? किस हिमालय श्रेणी का भाग है हिल स्टेशन डलहौजी? तो प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर है लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय है इसका जो भाग है। कौन? हिल स्टेशन डलहौजी। अब और हम लोग कुछ हिल स्टेशनों के बारे में जानते हैं, वो किसके भाग है, देख लीजिए। हिल स्टेशन चकराता, मसूरी, शिमला, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी, मतलब भारत के जितने महत्वपूर्ण हिल स्टेशन हैं वो सब किसमें आते हैं? लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में आते हैं। तो आपसे हमारे यहाँ डलहौजी पूछा गया है, कोई और यहाँ से पूछ दिया जाएगा मसूरी, चकराता, तो यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि मैगी नॉट रेखा, मैगी नॉट रेखा किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? इसका उत्तर जो है वो है फ्रांस और जर्मनी के बीच। फ्रांस और जर्मनी के बीच क्या है? मैगिनाट रेखा है। यह किसके द्वारा खींची गई है? यह सीमा रेखा जो है जर्मनी के, सीमा रेखा जो है वो फ्रांस के द्वारा खींची गई है, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा का निर्धारण करती है। देखिए सीमा रेखा से प्रश्न अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कुछ और सीमा रेखा को आप जान लीजिए, जैसे दुरंड रेखा, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। दुरंड रेखा किन किन देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो दुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है, इसलिए आप सीमा रेखाओं के बारे में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस सेगमेंट से भी अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है? बताना है कि जो प्रश्न दिया गया है उसमें बृहस्पति का उपग्रह कौन सा है? तो उसका उत्तर है गैनीमेड। गैनीमेड जो है वह बृहस्पति का उपग्रह है। अब देखिए बृहस्पति से खुद अपने आप में बृहस्पति एक प्रश्न है। बृहस्पति जो है वह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और उसका उपग्रह जो गैनीमेड है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए अपने आप में बृहस्पति क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। एक खुद खुद एक प्रश्न है, और उनका जो वो है उपग्रह है गैनीमेड, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा उपग्रह है। तो दो प्रश्न हो गया आपको। अब इसी के साथ हम लोग जान लेते हैं कि हेरन किसका उपग्रह है? तो शनि का, जो प्रश्न में पूछा गया है। और डिमोस, डिमोस जो है वो मंगल का उपग्रह है। डिमोस और फोबोस ये दो बहुत महत्वपूर्ण उपग्रह है, जो किसके हैं? मंगल के हैं, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक संगठन के आधार पर, ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक संगठन के आधार पे पृथ्वी के कितने परत हैं? पूछ रहा है कि रासायनिक संगठन के आधार पे पृथ्वी के कितने परत हैं? तो उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब 3 परत हैं। रासायनिक संरचना के आधार पे एडवर्ड स्वेस ने, वो हैं ज्योग्राफी के विद्वान हैं एडवर्ड स्वेस, उन्होंने रासायनिक संगठन के आधार पे पृथ्वी के 3 भाग बताए हैं। क्या क्या है? सियाल, सीमा और नीफे। इन्होंने 3 भागों में बांटा है, सियाल क्षेत्र, सीमा क्षेत्र और नीफे क्षेत्र। तो आप यहाँ पे कौन इसको बंटवारा किया है ये भी इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन क्षेत्र है ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी हवाई द्वीप में, देखिए ज्वालामुखी एक ऐसा सेगमेंट है जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? सुषुप्त ज्वालामुखी कौन है? निष्क्रिय ज्वालामुखी कौन है?
कौन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, यह आपको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग अपने प्रश्न में देखते हैं कि हवाई द्वीप में इसमें से जो दिया गया है, कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? उत्तर है किलायु। किलायु जो ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में स्थित है। और यह क्या है? विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। विश्व के जितने सक्रिय ज्वालामुखी है, उसमें से एक है किलायु, जो हवाई द्वीप में स्थित है। और समेरु ज्वालामुखी जो प्रश्न में पूछा गया है, यह कहाँ पे है? यह भी इंडोनेशिया में स्थित है। यह इंडोनेशिया में स्थित है। यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और चिम्बराजो चिम्बराबो जो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये इक्वेडोर में स्थित है। इक्वेडोर में स्थित है चिम्बराजो ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिक में स्थित ज्वालामुखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंटार्कटिक में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? वो है माउंट इरेबस। माउंट इरेबस जो है वो कहाँ स्थित है? वह स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न में जो और महा दिए गए हैं ज्वालामुखी, वो कहाँ स्थित हैं। तो क्राकाटो पूछा गया है कि क्राकाटो ज्वालामुखी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यह एक हमेशा एक चर्चा में भी रहता है, क्योंकि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में स्थित है कौन? क्राकाटो ज्वालामुखी। और माउंट पोपा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह भारत के पड़ोसी राज्य देश म्यांमार में स्थित है। पड़ोसी देश म्यांमार में स्थित है माउंट पोपा। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक पर्वत के उदाहरण है। देखिए, यहां से भी हमेशा प्रश्न आते हैं, ब्लैक पर्वत के उदाहरण बताइए, वशिष्ठ पर्वत के उदाहरण बताइए, और आपको बलित पर्वत के उदाहरण बताइए। आप यहाँ देखेंगे हम प्रश्न में पूछे हैं ब्लैक पर्वत के उदाहरण बताइए, तो इसका उत्तर है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो जर्मनी का पर्वत है। वो किसका उदाहरण है? वो ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। भारत का सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है? वशिष्ठ पर्वत का। जैसे सतपुड़ा हुआ, अरावली हुआ, विंध्यन श्रेणी हुआ, एक किसका उदाहरण है? ये है वशिष्ठ पर्वत का उदाहरण है। और एशिया यूरोप का यूराल पर्वत जो है वह बलित पर्वत का उदाहरण है। आपके यहाँ पे 4-5 प्रश्न एक ही प्रश्न में आपको मिल गए। देखिए, एक्सप्लेनेशन कराने का हम लोग का यही उद्देश्य है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रश्न मिल सके। हम लोग 25 क्वेश्चन लेके नहीं आते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ आप मान के चलिए कि हम लोग 60 से 70 प्रश्न लेके आपके सामने आते हैं, जिससे आपको परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। उसके पहले आप हमारे चैनल यज्ञ विद्या को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप हमारे चैनल प्ले स्टोर में जाके हमारे चैनल आपको यज्ञ विद्या को जरूर डाउनलोड कीजिए ऐप को। और आप हमारे जो क्लास चल रहे हैं, अभी हम लोग टेस्ट सीरीज जो कंडक्ट करा रहे हैं 10 बजे रात में, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिए, और आप अपने दोस्तों को भी जुड़िए। और जो हम लोग क्लास लेने वाले हैं, अभी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू होने वाली है। अभी आपको बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे पे हम लोग क्लास लेने वाले हैं। आप लोग उसमें भाग लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 69 बीपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरी चीज़ कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिससे खास करके जो हम लोग क्लास लेने का जो हम लोग का शेड्यूल है, आपको वहाँ से आपको उसकी जानकारी मिलेगी। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? व्हाइट पर्वत या सफेद पर्वत यह किस देश में स्थित है? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में व्हाइट पर्वत स्थित है। एक प्रश्न यहाँ से यह भी बनता है कि अमेरिका के किस राज्य में स्थित है? तो कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। अमेरिका कैलिफोर्निया प्रांत में व्हाइट पर्वत स्थित है। यह क्या है? यह एक रूपांतरित शैल है। यह एक रूपांतरित शैल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अरल सागर झील से सीमा बनाने वाले देश है। देखिए, इस तरह का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अरब सागर से सीमा बनाने वाले देश, कैस्पियन सागर झील से सीमा बनाने वाले देश, काला सागर से सीमा बनाने वाले देश, उत्तरीय सागर से सीमा बनाने वाले देश। तो आप
ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आपके टेबल पर एटलस होना चाहिए। इस तरह का जो भी प्रश्न पूछा जाए, आप तुरंत एटलस निकाल के उसका उत्तर देखिए, जिससे आपको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। आप एक बार जब लोकेट कर लीजिएगा मैप में, तो आप उस चीज़ को फिर नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग फिलहाल प्रश्न पे आते हैं। अरल सागर से सीमा बनाने वाला देश क्या है? उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान जो देश है वो अरल सागर से सीमा बनाता है। और हम लोग देख लेते हैं कि अरल सागर से और कौन सा देश सीमा बनाता है। आप जान लीजिए कि अरल सागर से विश्व में दो देश सीमा बनाते हैं, वो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जो है यह सीमा बनाते हैं किससे? अरल सागर से। और फिर वही आप हमारे चैनल यज्ञ विद्या को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप अपने कमेंट दीजिए, और आप प्ले स्टोर में जाकर हमारे ऐप यज्ञ विद्या को जरूर डाउनलोड कीजिए, और आप हमारी कक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होइए। अगला प्रश्न है, चिनूक एक स्थानीय पवन है। चिनूक जो एक स्थानीय पवन है, यह कहाँ प्रवाहित होती है, मतलब किस देश में प्रवाहित होती है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग देख लेते हैं कि चिनूक है जो वो कहाँ प्रवाहित होती है, किन देशों में? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। यहाँ पे रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पे यह प्रभावित होने वाली एक गर्म पवन है, जो क्या करती है, बर्फ को खा जाती है। जो वहाँ बर्फ रहता है उसको खा जाती है, इसीलिए इसको बर्फ खाने वाली भी पवन कहा जाता है। और यह क्या है? यह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्थानीय पवन है, चिनूक। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? देखिए, आप संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए जितने मुख्यालय हैं आप जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहे वो एफएओ का मुख्यालय हो, चाहे आपको लेबर संगठनों का मुख्यालय हो, आप जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? तो प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर है ई, मतलब इनमें से कोई नहीं। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे मुख्यालय है इसका। तो केनिया की राजधानी नैरोबी में। मतलब आपको ये भी पूछ सकता है कि केनिया की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी है। नैरोबी में क्या है? यूएनईपी का मुख्यालय है। इसका गठन कब किया गया था? 1972 में यूएनईपी का गठन किया था, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। अगला प्रश्न है कि इको मार्क उन उत्पाद भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, मतलब क्या कह रहा है कि इको मार्क जो होता है किन उत्पादों को दिया जाता है? तो इसका उत्तर है पर्यावरण से के प्रति मैत्रीपूर्ण, मतलब वे उत्पाद जो पर्यावरण से मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं या पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, उनको इको मार्क दिया जाता है। देखिए, यह भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इको मार्क, एग मार्क, आप इन सबों को जानिए किस लिए दिया जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम पोषक स्तर अंतर्गत इसमें से कौन से आते हैं? प्रश्न के अनुसार प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो हरित पादप, हरित पादप जो है वो क्या है? प्रथम पोषक स्तर है। मतलब हरित पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्राथमिक पोषक या प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। किसको? हरित पादप को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से किसे पर्यावरण का शत्रु कहा जाता है? मतलब कहने क्या मतलब हुआ? पर्यावरण को जो ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इसका उत्तर है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। क्यों? क्योंकि जल ग्रहण की करने की क्षमता इसमें सबसे ज्यादा होती है। कहा जाता है कि एक यूकेलिप्टस का पेड़ एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा पानी सोख लेता है। तो इससे क्या होगा? अगर एक पौधा इतना पानी ले तो पर्यावरण के लिए तो हमेशा नुकसान ही करेगा। इसीलिए सरकार के द्वारा इस वृक्ष को लगाने से लोगों को हतोत्साहित किया जाता है। प्रश्न है, शांत घाटी अवस्थित है, शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? ये है केरल राज्य में। अब हम लोग यही देख लेते हैं कि शांत घाटी किसके लिए जाना जाता है? यह भारत का एक सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत से ज्यादा वनस्पतियां, बहुत से ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए इसमें जैव विविधता क्या है? ज्यादा है। यह कहाँ है? केरल के पलक्कड़ जिले में पाया जाता है। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है शांत घाटी।
आप हमारे चैनल यज्ञ विद्या को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप अपना कमेंट दीजिए और आप हमारे प्ले स्टोर में जाकर आप हमारे ऐप यज्ञ विद्या को जरूर डाउनलोड कीजिए और आप हमारे कक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।